हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस की पेडागॉजी में 6 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। आपको बताना है कि ईवीएस में जब आप बच्चे को होमवर्क देते हैं, घर से करने के लिए कोई असाइनमेंट देते हैं, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है हमारा पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण। दूसरा ऑप्शन है घर पर समय का सदुपयोग। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता। चौथा ऑप्शन है सीखने का विस्तार। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, हम बच्चे को गृह कार्य क्यों देते हैं, क्योंकि ताकि बच्चे जो है जो हमने पढ़ाया है उसका वो पुनरावृत्ति कर सके, मतलब उनका रिवीजन कर सके, और जो कॉन्सेप्ट उन्होंने समझा है उसको जब आप किसी कॉन्सेप्ट को एक बार सॉल्व करते हैं और जब दोबारा उसको करते हैं तो क्या होता है, वो और मजबूती से उस पर आपकी पकड़ बन जाती है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया है। मतलब शीला एक शिक्षिका है, वो बच्चों को पशु चैप्टर जो है के पढ़ाना चाहती है, बच्चों को उसके बारे में बताना चाहती हैं। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे। मतलब इनमें से वो कौन सा टेक्निक अपनाए जो बच्चों को पशु जो सॉरी पशु कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो जाए बच्चों को आसानी से। पहला ऑप्शन है हमारा किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना। दूसरा ऑप्शन है प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्र को दिखाना। तीसरा ऑप्शन है प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना। चौथा ऑप्शन है पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, ये आपको देखना है। किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण याद कराना। मतलब उन बच्चों को आप क्या करिए कि जो पशुओं के नाम है उनके उच्चारण आप कराइए, तो इससे बच्चों को कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, मतलब वहाँ के जो प्राणी उद्यान है और जो स्थानीय जो पशु हैं उनके चित्रों को दिखाने से भी ज्यादा बच्चों को लाभ नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा खुद भी उसमें शामिल होगा। बच्चे को आप ले जाएंगे वहाँ प्राणी उद्यान में, वहाँ वो स्वयं से पशुओं को देखेगा, उनके बारे में जानेगा, और जो उनके संरक्षक है जो पशुओं को का संरक्षण करते हैं उनसे बातें करेगा। तो क्या होगा कि बच्चा और आसानी से सीखेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3, पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना। तो कटआउट देखने से भी बच्चे को ज्यादा लाभ नहीं होगा, जितना कि वो खुद इन्वॉल्व होगी, जो चीजें सीखेगा, खुद से एक्सपीरियंस जो करेगा उससे उसको ज्यादा लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है। मतलब जल से संबंधित जो त्योहार मनाए जाते हैं विभिन्न समुदायों के द्वारा, इसको आपके बच्चे को बताना है, तो इसमें से कौन सी टेक्निक जो है वो सबसे अच्छी है। पहला ऑप्शन है सहपाठी द्वारा सीखना। दूसरा ऑप्शन है समुदायों के त्योहारों की वीडियो देखना। तीसरा ऑप्शन है परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षकों से चर्चा करना। तो इसमें सबसे अच्छा क्या होता है कि जो जल से संबंधित जो त्योहार है विभिन्न समुदायों द्वारा अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, तो सॉरी तो इसमें कौन सा सबसे सही है ये आपको बताना है। सहपाठी द्वारा सीखना, बच्चों को अभी उतनी जानकारी नहीं होती है कि वो अपने जो दोस्त हैं उनको कुछ बता सकें। भाई ये इसके बारे में सेंसिटिव मैटर है, जल बहुत सेंसिटिव मैटर। तो इस पे क्या है कि किसी बड़े से जब बच्चा समझेगा तो वो उसके पक्ष को भी बताएंगे, विपक्ष को भी बताएंगे कि क्यों मनाया जाता है। तो ये इन सब से क्या होगा कि बच्चे को किसी बुजुर्ग से पता चलेगा ज़्यादा अच्छे से, बजाय कि उनके सहपाठियों द्वारा। समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखने से भी
उन वीडियो देखने से नहीं, जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, जैसे वीडियो क्या है वो आपके सामने चलता रहेगा, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप एक निष्क्रिय श्रोता की तरह आप बैठे रहेंगे, आप उसको देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन जहाँ पे आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे वहाँ पे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकेंगे। तो क्या होगा, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। तो ये हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो परिवार है या जो समुदाय है वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनसे वो बातचीत करें, उनसे समझें, उनको उनसे जो वो बता रहे हैं उन्हें, तो सॉरी, उससे क्या होगा कि बच्चे जो है और आसानी से सीख पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तकें क्यों नहीं है? मतलब कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई बुक क्यों नहीं रखी गई है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा सिखाए जाते हैं। तो क्लास 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की बुक इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो भी संकल्पनाएं हैं उन्हें क्या किया जाता है कि कौशल जो भी है वो भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को बता दिए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। सामाजिक क्या होता है कि समाज जिसमें हम रहते हैं, संस्कृति जो उसमें के लोग हैं जिन परंपराओं को मानते हैं, जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं वो होती है। तो क्या है, जल, जल नहीं है इसमें, समाज समाज का होता है लेकिन उतनी अच्छा से, जंगल, जंगल में तो समाज ही नहीं होता, स्मारक ये भी नहीं आते। तो समुदाय, समुदाय में क्या होता है, एक समाज रहता है, उस समुदाय की कुछ अपनी स्पेसिफिक क्या होती है, संस्कृति होती है, वो उसको मानते हैं, उनकी मान्यताएं कुछ अलग होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, मतलब पर्यावरण में क्या है कि बच्चों को सिखाने के लिए ये भी प्रयास किया गया है कि जो बच्चे कुछ जैसे भोजन है या शेल्टर मतलब आश्रय है, आपका घर कैसा है, ये सब ज्ञात करने के लिए उनसे क्या कहा जाता है कि आप अपने परिवार से या समुदाय के जो सदस्य हैं उनसे बात कीजिए। तो ये क्यों शामिल किया गया है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है। दूसरा ऑप्शन है, परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। चौथा ऑप्शन है, पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। तो इसका क्या ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 3। अधिगम का जो प्राथमिक स्रोत है वो विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है कि बच्चे क्या है, बच्चे सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। परिवार किसका हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। परिवार, उनका परिवार भी किसी संस्कृति को किसी संस्कृति को फॉलो करता है। तो ये क्या है कि बच्चे जो सबसे पहले सीखना स्टार्ट करता है वो अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही सीखना स्टार्ट करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कि मतलब कोई बच्चा है जो संज्ञानात्मक रूप से बाधित है, मतलब उसका बौद्धिक विकास थोड़ा स्लो हो रहा है, तो उसको आप किस तरह से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाएंगे? पहला ऑप्शन है, कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। चौथा ऑप्शन है, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक प्रयोग करें। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए, मतलब कि मिश्रित मतलब जैसे आप तेज बच्चे हैं और जो बच्चे कम तेज हैं उनका एक मिश्रित समूह बनाएं। तो
इससे संज्ञानात्मक बच्चे जो है उनको कोई विकास में सहयोग नहीं होगा। पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ज्यादा कारगर होता है। ये कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। मतलब जो भी कार्य आप दे रहे हैं उनको क्या किए, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को चीजें जो है वो कम लगेंगी, मतलब बहुत बड़ी नहीं लगेंगी। फिर छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग तरीके से फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको पूरा कीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे को जिसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ वो चीज़ों को धीरे धीरे समझेगा, अलग अलग पार्ट में करके समझेगा, तो वो चीज़ें उसको अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक प्रयोग तो हम उनके लिए करते हैं जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उनके लिए जो छू के चीज़ें होती हैं उनसे हम उनको अधिगम करवाते हैं, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3, कि उन कार्यों को क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर धीरे धीरे उन एक एक पार्ट्स को पूरा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चा जो इसको देरी से कोई चीज़ समझ में आ रही है वो धीरे धीरे उनको समझ लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है। मतलब पाठ्य योजना जो हम बनाते हैं ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक चरण, इसमें से कौन सा चरण है जो जरूरी है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना। तीसरा ऑप्शन है सामग्री को सीखने के संसाधनों की पहचान करना। तीसरा ऑप्शन है अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना। चौथा ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र बनाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताएं, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है कि संकल्पना मानचित्र बनाना, मतलब कि बच्चे को आप कोई कॉन्सेप्ट किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से उसको समझाएंगे, ये जरूरी होता है। पता चल रहा है कि आपने हार्ड कॉन्सेप्ट जो है वो पहले रख दिए और इजी कॉन्सेप्ट बाद में, तो क्या होगा, बच्चा जो है वो पहले ही डर जाएगा, तो वो सीखने से में उसकी रुचि नहीं रह जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, हम इजी कॉन्सेप्ट रखेंगे फिर उसको हार्ड की तरफ ले जाएंगे। तो ये एक क्या है कि हम संकल्पना का मानचित्र बनाएंगे कि कौन सी संकल्पना हमको कौन सा कॉन्सेप्ट हमको बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है और कौन सा कॉन्सेप्ट पहले बताना है, कौन सा बाद में बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। मतलब सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो हम कॉन्टिन्यूअस जो वो मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं बच्चों का, उसमें समग्र का जो है उसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। संज्ञानात्मक स्तर से, दूसरा ऑप्शन है सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप से, तीसरा ऑप्शन है समग्र विकास से, चौथा ऑप्शन है शैक्षिक क्षेत्र से। तो समग्र इसमें क्या है, समग्र है कि समग्र विकास, मतलब उनका कंप्लीट जो डेवलपमेंट है उससे मतलब होता है। तो बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट हो, जैसे क्या है इसमें ये कहा जाता है कि आप बच्चे का संज्ञानात्मक पक्ष भी देखें, उनका शारीरिक पक्ष भी देखें, उनका मानसिक पक्ष भी देखें। मतलब अगर बच्चा किसी एक्टिविटी में अच्छा है तो उसको भी आप असेस करें। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है सिर्फ लिख दे रहा है, आपको कोई आंसर अच्छे से बता पा रहा है, जो उस रट के बता पा रहा है, सिर्फ इसका आप मूल्यांकन ना करें, बल्कि वो कक्षा में किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसे खेल में कैसा है, या फिर डिबेट में अच्छा अगर प्रदर्शन कर रहा है, तो उन सब का भी मूल्यांकन करना चाहिए आपको। तो क्या है इसमें कि समग्र विकास से इसको संबंधित किया गया है, जो इसमें समग्र शब्द है। और कॉन्टिन्यूअस का क्या अर्थ है, कॉन्टिन्यूअस का ये अर्थ होता है कि आप जो है उसका हमेशा कीजिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने पे आप कोई पेपर ले रहे हैं या महीने भर में कोई पेपर ले रहे हैं या साल भर में कोई पेपर ले रहे हैं, ऐसे नहीं। आप डेली बच्चे का डेली मूल्यांकन कीजिए। इसका मतलब होता है सतत का मतलब होता है कि आप डेली बच्चे का मूल्यांकन कीजिए, पढ़ाते समय ही आप बच्चे का मूल्यांकन कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। मतलब पर्यावरण अध्ययन में जो सीखने का एक आकलन है उसमें सबसे सही क्या है ये आपको बनाना है। पहला ऑप्शन है कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अगले स्तर में भोजन भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना।
तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा। चौथा ऑप्शन है अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। तो इसमें क्या करा है कि कोई आप कार्य दे दीजिए और बच्चों को कहिए कि वो मानचित्र पर जो बच्चों भारत के तटीय राज्य हैं उनको खोजकर बताएं। तो ये बहुत आसान है कि बच्चे तटीय राज्य आराम से बता लेंगे। तो ये, और वैसे भी ये इसमें बच्चे का आप पूरा मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए, मतलब आप बच्चे को सिर्फ पास आउट करने के लिए, मतलब उनको अगली कक्षा में भेजने के लिए सिर्फ वार्षिक परीक्षाएं ले रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। कि अवधारणाओं को बताने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं ले रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना, ये सबसे उपयुक्त है। कि जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो रहा है आप उस बच्चों की परीक्षा लीजिए कि उनको कितना समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप उसी समय आप बच्चे से पूछेंगे, प्रश्न करेंगे या परीक्षा उनकी लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे को क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है। तो आप अगर बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप उन्हें फिर से दोबारा भी पढ़ा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ कैसी है। आप इससे क्या होगा कि आपको उसी दौरान आपको गलतियों का भी एहसास हो जाएगा कि हमको इस टेक्निक से नहीं, इससे पढ़ाना चाहिए, और बच्चे को कितना समझ में आया कितना नहीं ये भी आप जान सकेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। मतलब अनुभव से बच्चे जो सीखते हैं उनकी वृद्धि करना चाहते हैं आप, तो इसमें से कौन सा सही है। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। बी है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना। सी है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। मतलब बच्चे को अनुभव के आधार पे आपको सिखाना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब सिर्फ जो कुछ को आप अवधारणाएं कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप चुन लीजिए, बस उन्हीं को आप पढ़ाइए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, मतलब आप क्या कीजिए कि उनको उनको कम्प्लीटली एक के द्वारा पढ़ाइए, मतलब बच्चों को एकीकरण कर दीजिए। किसी चीज़ को आप जैसे डिवाइड करके नहीं, एक साथ बताइए, तो क्या होगा कि बच्चे उससे अलग तरह से अनुभव भी प्राप्त करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को उस दूसरे चीज़ से भी जोड़कर देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को और भी अनुभव प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को कहीं पे आप टूर के लिए ले गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो है वो अवलोकन भी करते हैं, और मान लीजिए वहाँ पे जो वहाँ के जो गार्ड्स हैं, जो उनके संरक्षक हैं, जो बगीचे में ले गए हैं या आप कहीं भी ले गए हैं, तो जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे भी बात करते हैं। तो ये क्या है, ये एकीकरण कर रहे हैं आप। बच्चा क्या है, सीख भी रहा है, संवाद आपने क्या अवलोकन भी कर रहा है, संवाद के द्वारा भी सीख रहा है, खुद से एक्सपीरियंस भी कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा सही है। इससे क्या होगा, बच्चे के अनुभव में सीखने में, अनुभवात्मक रूप से सीखने में वृद्धि होगी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, मतलब जिससे बच्चे को आप मान लीजिए वो कहीं घूम के आया, तो आप कहिए कि उस चीज़ को कहानी के द्वारा बताएं, या आपने कोई चित्र दे दिया तो आपने बताया कि इस चित्र के माध्यम से तुम कोई कहानी बना के हमें बताओ। तो इससे क्या होगा कि बच्चा खुद के जो उसने अपने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त किए होंगे उस आधार पर वो उस कहानी को गढ़ेगा। भाई बच्चा कैसे बताएगा आपको, आपने कोई चित्र दे दिया तो बच्चे ने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया होगा उसी आधार पर ही तो वो कहानी बनाएगा। तो इससे क्या होगा, उसके जो अनुभव है, जो उसने सीखा है, उसको रिकॉल करके वो आपको नई कहानी बना देगा। तो क्या होगा, उसके अनुभव के सीखने में वृद्धि हो रही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, बी और सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है। मतलब कि शिक्षिका क्या है, उन्होंने बच्चों को कोई प्राणी उद्यान में वो ले गई, उन्होंने कहा कि आज जो यहाँ के जानवर हैं उनकी जो खाने की आदतें हैं
वो कहाँ से आए हैं, उनके जो बाहरी लक्षण है जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि के बारे में खोज कर बताएं। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे किस किस टेक्निक का प्रयोग करेंगे ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद करना, प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना, वर्गीकरण करना, मापन करना और संवाद। तीसरा ऑप्शन है अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवेदनशीलता, संवाद। चौथा ऑप्शन है प्रश्न पूछना, अवलोकन करना, संवेदनशीलता, प्रयोग करना। तो अवलोकन करना, प्रश्न पूछना सही है, संवाद, लेकिन प्रयोग करना वहां पे बच्चे प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे वो अवलोकन करेंगे। भाई वो जानवरों के साथ तो कोई प्रयोग नहीं कर सकते ना, तो ये हमारा गलत हो गया। प्रश्न पूछना, वर्गीकरण करना, मापन करना, संवाद। प्रश्न पूछ सकते हैं, हो सकता है वर्गीकरण भी कर सकते हैं कि ये जानवर जानवर है, ये पक्षी है, लेकिन जो मापन वो माप नहीं सकते, ये भी नहीं है। अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, संवेदनशीलता, संवाद, ये सही है। क्योंकि क्या होगा कि बच्चा जो है अवलोकन करेगा, देखेगा उन चीजों को, तो इससे क्या होगा उनके बाहरी आकार, रंग, बाल इत्यादि के बारे में पता चलेगा। तो प्रश्न पूछना, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो वहाँ के गार्ड्स हैं, उनसे प्रश्न करेगा तो उनकी खाने की आदतों के बारे में, उनको कहाँ से लाया गया है, उनकी उनकी सॉरी, वो कौन से देश से आए हैं, वो किस तरह से एक्टिविटी करते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि जिस समय बच्चा उस वहाँ पे जाए उस समय वो चीज़ें खा ही रहे हों। तो ये सब क्या होगा, बच्चे जो है वहाँ के गार्ड से, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछकर जान सकता है। तो प्रश्न पूछने में ये इसी में संवाद भी आ जाएगा, भाई उन्हीं से बातचीत करेगा। संवेदनशीलता मतलब बच्चे अपनी संवेदना से भी कुछ उनको सीखेंगे, कुछ वो एक्टिविटी करते हुए उनको देखेंगे, या वो जो भी चीजें देखेंगे उसको भी महसूस करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कौन कौन सा कौशल का विकास होगा, अवलोकन का, प्रश्न पूछने का, संवेदनशीलता का और संवाद का। इसमें चौथे में है प्रश्न पूछना, अवलोकन करना, संवेदनशीलता, ये लेकिन ये प्रयोग करना नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम कौन सी है। मतलब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी थीम है, जल, मौसम, सामग्री, जानवर। तो कौन सी है, जल। जल के बारे में बच्चों को बताया गया है कि जल क्या है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सी थीम है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। मतलब पर्यावरण अध्ययन आपने पढ़ाया है, अब आप बच्चों का आकलन करना चाहते हैं, तो आप इसमें से कौन सी प्रश्न का चुनाव करेंगे जिसमें क्या होगा, बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोचे। आपको क्या करना है, उच्च स्तरीय चिंतन, जैसे वो ज्यादा से ज्यादा सोचे, सोच करके आपको कोई चीज बताएं। पहला ऑप्शन है हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। तीसरा ऑप्शन है पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है। चौथा ऑप्शन है बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन कौन से हैं। तो हम कौन सी पांच जड़ें खाते हैं, इसमें बच्चे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बच्चा क्या है उसको पता होंगी और वो तुरंत आपको बता देगा। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, इसमें बच्चे को क्या है बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होगी। तो ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग किस कारण है। ये भी बच्चे को पढ़ा होगा उसने, तो उसको याद होगा, वो आपको तुरंत बता देगा। बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल कटने तक के चरण कौन कौन से, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बच्चा इसे भी बता लेगा अगर उसने पढ़ा है तो। वो मतलब बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत किसमें है, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। तो इसमें क्या होगा, बच्चा दूर तक सोचेगा, अपने दिमाग पे जोर डालेगा कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि भाई उसने वो चीजें एक्सपीरियंस तो नहीं की है, तो उसमें क्या होगा उसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। इस मतलब 8 विद्यार्थियों का एक 5 समूह बना, जिसमें उन्होंने क्या किया कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया। तो उनके असेसमेंट के लिए इसमें से कौन सा सबसे अच्छा होगा ये आपको बताना है।
पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, तीसरा है प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, चौथा है पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेपर पेन परीक्षा। तो प्रस्तुति के उपरांत पेपर पेन परीक्षा की, भाई उन्होंने प्रस्तुति कर दी तो उनके आकलन के लिए आपको पेपर पेन की परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर्यावरण का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ये भी नहीं सही है। पोर्टफोलियो में तो पूरा जो बच्चों का शुरू से लेकर जो भी चीजें होती हैं उनको रखा जाता है, तो ये भी नहीं है। कौन सा? पर्यावरण अध्ययन संप्रत्ययों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, मतलब हर का आप क्या कीजिए, अलग अलग मापन कीजिए कि आप इस चीज के लिए इतना नंबर देंगे। आप उसी आधार पे जो चीज उसमें हो ज्यादा या जो आपको लगता हो कि इसमें उनकी समझ, उन्होंने जो प्रस्तुति दी है उसमें ज्यादा अच्छे से समझाया है इस बात को, तो उसी आधार पे आप उनको नंबर दीजिए। तो इस आधार पे आप उनका आकलन कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगी हमारा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।